नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर मोड़ के समीप एनएच पर ऑटो को बचाने में बस रेलिंग तोड़कर लटक गई, बाल बाल बचे यात्री। स्वाधार गृह मामले में 6 साल के बाद आया फैसला। ब्रजेश ठाकुर समेत सभी आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुए बरी। और जिले की नए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने पदभार ग्रहण करते हुए बदमाशों को दी चेतावनी। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर मोड़ स्थित एनएच पर ऑटो को बचाने में बस रेलिंग तोड़कर लटक गई, बाल बाल बचे यात्री। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही एक तेज रफ्तार बस गुरुवार की सुबह अहियापुर के भिखनपुर मोड़ के पास सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। हालांकि इस बस दुर्घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हादसे के समय बस में सिर्फ 6 लोग सवार थे। सभी लोग सुरक्षित है। इस दुर्घटना से सड़क पर लंबी जाम लग गई। बस हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए। इसमें सवार पैसेंजर उतरकर अपने गंतव्य पर चले गए। बताया जाता है कि सुबह सड़क पर कोहरा छाया हुआ था। इसी में एक तेज रफ्तार बस सीतामढ़ी की ओर से आ रही थी। सड़क पर मोड़ होने की वजह से आगे का रास्ता उसे दिखाई नहीं दिया और वह सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। बस के खलासी राजेश कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ऑटो को बचाने के चक्कर में बस रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हम लोग सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के लिए आ रहे थे, तभी मोड़ पर अचानक से एक ऑटो आ घुसी, जिसे बचाने के चक्कर में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित है। हल्की फुल्की चोटें आई है। सब लोग उतरकर अपने गंतव्य पर चले गए। टेम्पो वाला के बचावे के कारण ये है। टेम्पो वाला को बचाने हाँ। किधर से बस आ रही थी? इधर से आ रहा था, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से जाना था कहाँ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। हाँ। कितने बजे होंगे? टाइम नहीं देखे क्या बज रहा है। आप क्या है? खलासी है। खलासी है। हाँ। कितने लोग यहाँ पर सवार थे बस में? एको नहीं। 2 आदमी। सब सुरक्षित है? 6 गो। 6 आदमी। हाँ। घायल भी है? नहीं, चोट-फोट है। सब ठीक है? चोट-फोट है। इलाज के लिए कहाँ गए हैं सब चल गया जहाँ था। क्या? सब चल गया। सब चल गया? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। कौन बस है? राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। हाँ। चलिए, कहाँ पर हुआ है घटना? कौन जगह हमरा पता नहीं है। जिले के नए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने पदभार ग्रहण करते हुए बदमाशों को दी चेतावनी। मुजफ्फरपुर जिले के नए एसएसपी सुशील कुमार ने पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय शोक के कारण किसी प्रकार का कार्यक्रम तो नहीं किया गया, पर जिले की कमान संभालने के बाद उन्होंने सभी शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था के साथ बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि इन सभी पर पूरी टीम सख्ती से काम करेगी। बदमाशों की अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके लिए सभी थाना अध्यक्षों को अपने क्षेत्र के 2-2 बदमाशों की पहचान करने के लिए कहा गया है। इनके द्वारा अपराध के जरिए कमाए गए संपत्ति को नए कानून के तहत जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। क्राइम प्रिवेंशन के लिए टीम के साथ मिलकर काम की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देश का 100% अनुपालन कराया जाएगा। मोस्ट वांटेड इनामी टॉप 10 और 20 में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। संवेदनशील भूमि विवाद के मामलों में सतत निगरानी कर भूमाफिया पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार की पदोन्नति कर मुंगेर का डीआईजी बनाए जाने के बाद आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार को मधुबनी एसपी से तबादला कर मुजफ्फरपुर एसएसपी के रूप में तैनात किया गया है।
पहले तो सभी मुजफ्फरपुर वासियों को और पूरे बिहार के लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामना। मैं कामना करता हूं कि 2025 सभी के लिए शांतिपूर्ण और सुखमय हो। मैंने आज एज एसएसपी मुजफ्फरपुर ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं एसपी मधुबनी के रूप में पदस्थापित था। चुनौतियां तो पुलिसिंग के लिए जो मुख्य चुनौती होती है वो क्राइम को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उस पे हम लोग अपनी टीम के साथ सभी के साथ मिल करके प्रिवेंशन कैसे किया जाए क्राइम को, और जो क्रिमिनल्स हैं उस पे कैसे सख्ती से कार्रवाई की जाए, इस पे हम लोग कार्य करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर के जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से अपना कार्य करेंगे। जो क्रिमिनल्स हैं उस पे हम लोग, जैसा डीजीपी साहब का निर्देश भी है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने क्राइम करके इल मनी उन्होंने अर्जित की है, क्राइम से पैसे कमाए हैं, उसको हम लोग कुर्की करने के लिए, जब्त करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों ने सभी थानों को ऐसे 2 क्रिमिनल्स को पहचान करके और उस पे हम लोग 107 का BNS की कार्रवाई करेंगे। उनकी जो क्राइम के द्वारा पैसे कमाए गए हैं, प्रॉपर्टी बनाई गई है, प्रोसीड्स, क्राइम प्रोसीड्स को हम लोग जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय में समर्पित करेंगे, जो भी प्रपोजल होगा। टॉप 20 और टॉप 10 अपराधी जो मुजफ्फरपुर जिले से फरार चल रहे हैं, उन सबों पे हमारी स्पेशल टीम DIU की टीम है, और इसके अलावा जो संबंधित थाने हैं, उसके अलावा STF से भी लगातार समन्वय बना करके जो भी टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, इनामी क्रिमिनल्स हैं, सभी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, खासकर भूमि को लेकर सर हत्या हुई है पिछले दिनों भी कहीं यहाँ पे, उस पर किस तरह से नकेल? देखिए, भूमि विवाद के लिए सरकार के द्वारा लगातार निर्देश भी दिया गया है। शनिवार की बैठक में CO और SHO के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अनुमंडल लेवल पे SDPO और SDO के द्वारा, और उसके बाद SSP और DM के द्वारा भी किया जाता है। तो उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि काफ़ी सीरियसली उसको अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि ज़्यादातर जो भूमि विवाद की समस्या होती है वहीं पे सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा जो संवेदनशील भूमि विवाद है उसको हम लोग ज़रूर मॉनिटर करेंगे। उस पर जहाँ ज़रूरत होगी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी, और उसमें अगर कोई इलीगल काम करता है तो उस पर भी, और जो भूमाफिया है उस पर भी हम लोग विशेष कार्रवाई करेंगे, खास करके 107 BNS के तहत जरूर कार्रवाई। जिले में पछुआ हवा चलने से गर्म कपड़ों का बाजार हुआ गर्म। जैकेट, स्वेटर व ट्राउजर की बढ़ी बिक्री। मुजफ्फरपुर में 3 दिनों से बर्फीली हवा चलने के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। ब्रांडेड से लेकर फुटपाथी दुकानों पर गर्म कपड़ों की बिक्री में कई गुना इजाफा हुआ है। फुटपाथी दुकानदारों के यहाँ भी पूरी भीड़ जमी है। जैकेट, स्वेटर, ट्राउजर, इनर वियर की खूब बिक्री हो रही है। वहीं ठेले पर बाहर से आए गर्म कपड़ों के व्यापारी जो मोहल्ले मोहल्ले घूमकर गर्म कपड़े बेचते हैं, उनकी भी खूब बिक्री हो रही है। ब्रांडेड दुकानों में भी 2, 3, 4 कपड़ों की खरीदारी पर 50% तक की छूट दी जा रही है। वहीं कई ब्रांडेड दुकानों में 3000, 5000, 8000 की खरीदारी पर कैश 20 से 25% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। दुकानदारों ने ठंड को लेकर छठ के बाद ही गर्म कपड़ों का पूरा स्टॉक कर लिया था, लेकिन दिसंबर बीतने को था, लेकिन गर्म कपड़ों की बिक्री नहीं होने से व्यवसायी चिंतित थे। अभी तक जो ठंड 2-3 दिन से पड़ी है उसमें बहुत अच्छा बाजार जंप किया है, और जिस हिसाब से हम लोगों ने तरह तरह के स्वेटर, मफलर, जैकेट, वुलन सूट, मखमल का सूट, जो जो चीज़ लाए थे उनकी बिक्री जोर शोर से अब बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि जो उम्मीद किए थे उस पर ठीक ठाक बिक्री होगा इस बार? उम्मीद से बढ़ के बिक्री होगी। अभी तो ठंड शुरू हुआ है और अभी आधा से ज़्यादा माल हम लोगों का बिक चुका है। फिर दोबारा ऑर्डर लगाना पड़ेगा हम जिस हिसाब की बिक्री है। किस प्रकार के ऊनी कपड़ों की ज़्यादा डिमांड है? अभी वुलन सूट, मखमल की सूट, कार्डिगन, स्वेटर, बच्चों का ड्रेस,
ये सब की बिक्री है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए श्याम भीमसरिया। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। एक बार फिर श्याम सुंदर भीमसेरिया परिषद के अध्यक्ष चुने गए। प्रमोद कुमार जजोदिया को महामंत्री बनाया गया। उपाध्यक्ष अनूप कुमार ककरानिया एवं रंजीत कुमार शाह को बनाया गया। कोषाध्यक्ष अंकित हिसारिया को बनाया गया। संयुक्त मंत्री मुकेश कुमार अग्रवाल और अंबिका ढंढारिया को बनाया गया। इसकी घोषणा निर्वाचन अध्यक्ष सज्जन गिंदोरिया एवं निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य तुलसियान ने की। श्याम भीमसेरिया ने कहा कि अध्यक्ष का पद एक दायित्व है, केवल पद नहीं। इससे पहले भी 2 साल परिषद का अध्यक्ष रहा हूं तथा इस अवधि में परिषद हित में अनेकों कार्य हुए हैं और आगे इस 2 साल में परिषद व्यवसाय एवं उद्यमी हित में कार्य करते हुए परिषद को और ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसके बाद परिषद अध्यक्ष ने एजेंडा के अनुसार कार्य समिति के संचालन के लिए अन्य पदाधिकारियों को उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं अन्य समिति का गठन सर्वसम्मति से कराया। देखिए, ये तो हमारे सदस्यों का विश्वास है कि हम लोगों ने जो मिलजुल करके विगत 2 वर्षों में चैम्बर के लिए जो हो सका, जो हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से हमारे जो सदस्य हैं उनको हम लोगों के द्वारा किए गए कार्यों से संतोष जाहिर उन्होंने व्यक्त किया है कि बिना किसी चुनाव के और निर्विरोध अगर हमको चुना है तो हम तो सभी सदस्यों का आभार जतलाते हुए यही कहना चाहेंगे कि सभी सदस्यों का अगर सहयोग हम लोगों को इसी प्रकार मिलता रहेगा तो परिषद जो है जिस स्थिति में आज है उससे भी आगे बढ़ेगा और हम लोगों के प्रति भी हमारे सदस्यों का विश्वास बढ़ेगा। नए साल में परिषद द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी? हम लोगों की मांग रहेगी कि अभी व्यवसाय की हालत बहुत ही खराब है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी स्थिति उतनी ही खराब है क्या कि आज जो ऑनलाइन जो एक परचेजिंग का जो सिस्टम चल पड़ा है उससे जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं उनका व्यापार जो है काफी नुकसान में जा रहा है और जब वो नुकसान में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो मैन्युफैक्चरिंग भी जो बिहार में कर रहे लोग हैं उनका भी बहुत भला और बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं उद्योग और व्यवसाय का जो दोनों का जो सामंजस्य है तो जब तक जो है हमारे और आपका मतलब आम लोगों का हमारे प्रति, हमारे व्यवसायियों के प्रति यह नजरिया नहीं होगा कि हमको जो भी खरीदारी करनी है वो हम अपने लोकल जो व्यवसायी हैं उनसे करेंगे, तो चैम्बर का ये प्रयास होगा कि हम लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म से आम लोगों को यह बतलाने का काम करेंगे कि ऑनलाइन में आपकी ठगैती हो सकती है, लेकिन जो आपके घर का व्यवसायी है वहां ठगैती होने की कोई संभावना नहीं है और आप जब तक उनको सहयोग नहीं करेंगे तब तक जो है कोई भी खुशहाल नहीं रहेगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देंगे। लोकल फॉर वोकल निश्चित रूप से इसका बढ़ावा मिलना चाहिए। परिषद का पूरा प्रयास होगा। नगर निगम द्वारा नैवेद्यम काउंटर खोलने के लिए दी गई जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका। बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए मिली जमीन पर वक्फ के दावा ठोक दिया है। इसके बाद बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मामले में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल ने सामने जिले का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंजुम अख्तर से डीएम को पत्र भेजा है। इसमें जवाब देने के लिए मंजर हसन बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामलों की सुनवाई 28 जनवरी को बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना में होगी। चूंकि अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष है, इसलिए इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी नगर निगम एवं मुशहरी अंचल से समन्वय स्थापित कर इस मामले का जवाब तथा ट्रिब्यूनल में विधिक पक्ष अंचलाधिकारी मुशहरी के माध्यम से ससमय देंगे। आपको बता दें कि तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा 2022 में
वक्फ बोर्ड की जमीन को गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति को नैवेद्य प्रसाद का वितरण करने के उद्देश्य तत्कालिक उपयोग हेतु दिया गया था। इस पर वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति का मंदिर ट्रस्ट के उपयोग करने के दिए गए आदेश पर आपत्ति दर्ज करते हुए मामले को बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल पटना में दर्ज किया, जिसकी सुनवाई 13 दिसंबर को की गई। अब अगली निर्धारित तिथि 28 जनवरी को एसडीओ पूर्वी नगर निगम एवं मुशहरी अंचल के समन्वय बनाकर विधिक पक्ष अंचलाधिकारी मुशहरी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वर्ष 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने 270 वर्ग फीट जमीन श्री गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति को प्रयोग करने के लिए दी थी। न्याय समिति के आग्रह और डीएम के निर्देश पर उन्होंने यह अनुमति दी थी। इसके विरोध में सोगरा वक्फ स्टेट को मोहम्मद कमाल अहमद ने बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेजकर जांच कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का आग्रह किया था। इसमें कहा गया था कि छाता बाजार स्थित इमामबाड़े की जमीन श्री गरीबनाथ न्याय समिति को दी गई है। 29 मार्च 1989 को छाता बाजार के इमामबाड़े को वक्फ की संपत्ति निबंधित कर दी गई है। पिछले वर्ष बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मामला लाया। अधिवक्ता को अंजुम अख्तर ने डीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि उक्त जमीन को नैवेद्य प्रसाद वितरण के लिए निगम की ओर से दिया गया था। इस मामले में वाद दायर होने के बाद बीते 13 दिसंबर को सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने पूछा कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पत्र पर क्या कार्रवाई की गई। अगली तिथि को इसका जवाब दाखिल किया गया है। मामले में अपर समाहर्ता एवं मुशहरी के अंचलाधिकारी को सूचना के साथ आवश्यक कार्रवाई का आग्रह जिला विधि प्रशाखा की ओर से किया गया है। नहीं, नया मामला नहीं है। पहले ही 2022 में नगर आयुक्त तत्कालीन जो थे उनके द्वारा उस जमीन को, जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो वो अस्थायी रूप से, जैसे श्रावणी मेला भीड़ बढ़ रहा था उस समय प्रयोग करने के लिए वो दिया गया था। और उसमें फिर बाद में वक्फ बोर्ड के द्वारा वो शिकायत दर्ज की गई वहाँ पे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो कैसे प्रयोग में लाया जा रहा। तो उसकी सुनवाई 13 तारीख को हाई कोर्ट में हुई थी। अगला डेट 28/1 है। उसमें अंचल अधिकारी मुशहरी को निर्देश दे दिया गया है कि संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपना शपथ पत्र वहाँ पे दायर करेंगे। फिलहाल तो उसमें मंदिर का कहीं कुछ है या नहीं? फिलहाल अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। मंदिर के द्वारा उस जमीन को नहीं यूज किया जा रहा है, वो खाली है बिल्कुल। जिला प्रशासन श्रावणी मेला के समय वहाँ कंट्रोल रूम वर्षों से बनाता है, तो वो तो अस्थायी रूप से होता है ना। हम लोग कंट्रोल रूम तो रोड पे भी बना लेते हैं विधि व्यवस्था को देखते हुए। जहाँ भीड़ रहेगी तो वहाँ सुविधा अनुसार तो लोग प्रयोग में लाते हैं। हाँ, मतलब वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। निगम से मिला था और वक्त में दावा ठोक दिया। आप निगम के भी पार्षद हैं, गरीबनाथ समिति से भी जुड़े हुए हैं, और पूरे मामले को क्या कहेंगे? क्या देखिए, यहाँ पर हमारे चाचा जी भी पहले वार्ड पार्षद थे और यहाँ पे सब लोग का कहना है कि ये पहले से यहाँ पर इमामबाड़ा है और इमामबाड़ा कह रहे हैं तो लोग अपना इमामबाड़ा का अपना विधि व्यवस्था में है, उससे हम लोग को कोई उस पर कहना नहीं है। और ये जो अभी जो अखबार में जो लिख दिया है कि मंदिर में निकला वक्फ की जमीन, वो गलत है। कि वो जो जमीन मंदिर का है वो गरीब स्थान मंदिर एक अलग पार्ट है और वहाँ मंदिर पे कोई भी ऐसा वहाँ पे अथी नहीं है। वो जिनका जमीन है वो निजी जमीन था, वो चचान फैमिली का, और उन्होंने मंदिर में अपना दान दिया। कुछ आदमी ने उसमें बेचा भी जमीन को, तो वह मंदिर का जमीन है। वहाँ नर्मदम का लड्डू बना का दुकान भी है और शब्द नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है, ये शब्द उसने वहाँ पे जो इस्तेमाल किए किसी पत्रकार भाई ने, उसका वो उससे माने नहीं रखता। उस पर कोई हम लोग उस पर कोई कमेंट भी नहीं करते। मंदिर की यहाँ पर कोई चीज नहीं, यहाँ न कोई मंदिर का बात है, न यहाँ कोई मस्जिद का बात है। नगर निगम से जो मिला, नगर निगम में वहाँ पे जो पहले इसके पहले मिहिर बाबू जब वहाँ के अध्यक्ष थे न्यास समिति के, तो उन्होंने अपना पंडित से और मंदिर से लोगों ने मिल करके वहाँ पे बात हुआ था कि वहाँ पर नर्मदम लड्डू का एक दुकान पर खोला जाए मंदिर से दूर पे। तो यहाँ पर उन लोगों ने, चूंकि नगर निगम का भी जमीन यहाँ पे है, उन लोगों ने वहाँ पर किया। तो वहाँ निगम के जमीन के लिए ऑथोराइज तो हमारे नगर आयुक्त होते हैं, तो नगर आयुक्त ने उस पर लिख के दे दिया कि हाँ यहाँ पर दुकान खोल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम मोहल्ला में जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे सामंजस्य बना के चलना है, और हम लोग के भाई यहाँ पर न कोई हिंदू है न मुसलमान है, यहाँ हम लोग के एक प्यार का अपनापन का एहसास है।
उस एहसास में यहाँ पे जो लोग आए उस सबने बोल दिया भाई यहाँ पर इस तरह इसका दुकान उकान न खोले, यहाँ पार्क बन सकता है और न इस तरह का कोई यहाँ पर कोई हम लोग को विधि व्यवस्था करना है, न इस तरह का कोई हमको मंडल कमंडल ये सब कुछ भी नहीं करना है। जो एक ही सोच है कि यहाँ पे एक अच्छा सजा करके यहाँ हर लोगों का, हर समाज के लोग का आना जाना हो। हाँ, यहाँ का सेवक है, निगम पार्षद है, बाबा गरीबनाथ नगरी का सेवक है, बाबा गरीब नवाज का भी सेवक है, इसलिए हम सबको लेके चलते हैं और मेरा सोच यही है कि एक अपनापन का एहसास हो बस। देखिए, ये मामला जो है बहुत पुराना मामला है, ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि छाता बाजार में हमारे पूर्वज पिछले 200 वर्ष से रह रहे हैं। जहां अभी खड़े होकर आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस दुकान का जो कागज़ है वो भी 200 साल पुराना है। उसी ज़माने से वो ज़मीन भी है। हमारे पूर्वज कहते थे कि उसमें इमामबाड़ा था, हम लोग जाके उसमें जो है धार्मिक रूप से सारे काम को करते थे। वक्त बदला, सड़क की ऊंचाई बढ़ी, बहुत सारे चीज़ ज़मींदोज हो गए और ज़मींदोज होने के कारण जो उसका आकार था वो छुपा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हैं, आपस में मिलकर इस विषय पर कितनी बार चर्चा हुई कि इसका कोई परमानेंट निष्पादन निकाला जाए, परंतु अभी तक नहीं निकला है। मामला कोर्ट में भी लंबित है और इस पर जो है दोनों पक्ष अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि न्यायपूर्ण फैसला हो और जो फैसला हो सबको स्वीकार हो। वो किसी व्यक्ति ने किसी ज़माने में उस ज़मीन को इमामबाड़ा के नाम दे दिया था। पहले के ज़माने में हिंदू हों या मुस्लिम हों, उन लोग की कोई मनोकामना नहीं पूरी होती थी तो इतना आपसी सौहार्द था कि किसी भी रिलीजियस को दे देते थे। आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि बहुत सारी मस्जिद भारत में ऐसी है जिसको हमारे हिंदू भाई ने वक्फ को दे दिया या किसी केयर टेकर को दे दिया कि भाई आप इसको जो है मस्जिद का शक्ल देके इसमें धार्मिक रूप से पूजा पाठ कीजिए। उसी तरह का ये भी एक सामान है। उसके बाद इसको वक्फ बोर्ड ले ली, क्योंकि जो ज़मीन जहाँ तहाँ था, सरकार की जो नीति थी उसको वक्फ बोर्ड लेके एज ए केयर टेकर के रूप में उसका सारा काम करती थी। तो आज के डेट में जो मामला है कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है और जो भी न्याय होगा उसको दोनों पक्ष कबूल करेंगे। अब रहा कि अपनी बात रखने का अधिकार, फंडामेंटल राइट हमारे भारत में संविधान ने तमाम लोगों को दिया है। लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, उस बातों पर विचार हो रहा है। जनहितैषिता की संयोजक प्रिंशु मोदी ने एमसीएच में भर्ती मरीज को एसडीपी डोनेट किया। जनहितैषिता की संयोजक प्रिंशु मोदी ने एमसीएच में भर्ती गीता देवी को एसडीपी डोनेट किया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली थी कि महिला को बी पॉजिटिव प्लेटलेट एसडीपी की जरूरत है। उसके बाद मेडिकल पहुंचकर डोनेट किया। प्लेटलेट एफरेसिस से एक यूनिट से 30,000 से 50,000 काउंट तक प्लेटलेट बढ़ जाता है। इस मौके पर मेडिकल ब्लड बैंक के एएमओ संजय राम सेवक, अधिवक्ता गौतम केजरीवाल, टेक्नीशियन प्राची पांडे आदि थे। बुधवार को जो है आपको हम एसडीपी डोनेट किए हैं, सिंगल प्लेटलेट, जो एफरेसिस मशीन के थ्रू दिया जाता है। तो ये चौथी बार एक साल में दिए हैं और इसको देने से ये फायदा होता है कि एक यूनिट में जनरल जो है वो आपको 5,000 काउंट पड़ता है प्लेटलेट, लेकिन अगर एसडीपी आता है तो 30 से 50,000 काउंट पड़ता है। इससे मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सीतामढ़ी की एक मरीज भर्ती है अपने एनएमसीएच में, उनके लिए दिए हैं। और प्लेटलेट एफरेसिस का मशीन जब से आया है तब से हम लोग प्रयासरत हैं कि लोग को जागरूक करें और एफरेसिस डोनेट कराएं। प्रेरणा कैसे मिली और कब से डोनेट कर रहे हैं? हम 2012 से डोनेट कर रहे हैं, लगातार होल ब्लड डोनेट करा रहे हैं कैंप में। और हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि मुजफ्फरपुर में एफरेसिस चालू कराने के बाद ही यहाँ डोनेट करेंगे एफरेसिस, और जब से चालू हुआ है तब से हम लोग डोनेट कर रहे हैं जरूरतमंद मरीजों को। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक
आधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 6 साल बाद स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। स्वाधार गृह मामले में गुरुवार को तिहाड़ जेल से ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा की पेशी विशेष SC/ST कोर्ट में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कराई गई। पहले से इस कांड में फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित थी। इसके बाद प्रभारी न्यायाधीश अजय कुमार मल ने निर्णय पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। SC/ST कोर्ट में फैसले के बाद ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को वापस दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया गया। आपको बता दें कि स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और उनके 4 बच्चों को गायब करने में आरोपित बालिका गृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु, कृष्णा अन्य के विरुद्ध चल रहे मामले में विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल ने इस कांड में फैसले में रामानुज ठाकुर, जिनकी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है, उनके साथ ही ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। शाइस्ता परवीन मधु के अधिवक्ता अन्नू बाबू ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल ने सभी को बरी कर दिया है। वहीं विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के लोक अभियोजक जब मंगल प्रसाद का कहना है कि पुलिस के द्वारा सही से जांच नहीं किए जाने के कारण आज आरोपितों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। ये स्वाधार गृह वाला मुकदमा चल रहा था ब्रजेश ठाकुर, परवीन, शाइस्ता परवीन और एक और पर। इसमें बहुत दिन तक गवाही चला। साक्ष्य जो है सब पलट गया और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसने कोई भी सबूत कोर्ट में दाखिल नहीं किया। सब बातों पर ध्यान देते हुए, गवाह साक्ष्यों पर बयान के बातों पर ध्यान देते न्यायालय श्री अजय कुमार मल ने
सभी 3 मुजालहम को आज मुकदमा से बरी कर दिया है। धन्यवाद। जय भारत। किसको बरी किया गया है? बरी किया गया है ब्रजेश ठाकुर को, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु, एगो किसरा को। जी अभियुक्त 4 थे, जिसमें से 1 मर चुके थे। वकील थे शाइस्ता परवीन उर्फ मधु, और गवाहियाँ हुई, बहस हुआ, बहस के बाद रिहा हुआ है। सारे लोग रिहा हो गए। कोर्ट में जो जजमेंट है वो तो चलता रहेगा। नहीं, वो अलग है, वो अलग केस था। ये इसमें आरोप था कि 2018 में स्वधारगिरी की जांच हुई थी। वहाँ कुछ बच्चे जो वहाँ थे वो नहीं पाए गए, जिनके बारे में कोई सूचना नहीं हुई, उसी का ये केस था। इसमें अपहरण का सेक्शन, फिर SC ST का सारा सेक्शन लगा था, 409, 420 वगैरह, लेकिन प्रोसिक्यूशन केस अपना साबित नहीं कर पाई। सब सारे एक्यूज रिहा हो गए। हाँ, आज जजमेंट हुआ है। सबूत के अभाव में, हाँ, साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य कमी के कारण सारे एक्यूज आज सारे का एक्यूटल हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय किसान संगठन के सदस्यों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा प्रखंड कमेटी मुशहरी ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से 3 दिवसीय धरना प्रारंभ कर दिया। मौके पर जिला कमेटी के सदस्य उदय चौधरी ने कहा कि 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 3 दिवसीय धरना कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली मांग है कि रहुआ कोठिया के बंदोबस्ती पर्चाधारियों को दाखिल कब्जा दिलाया जाए। दूसरी मांग है कि मुशहरी के विभिन्न पंचायतों में बसे भूमिहीनों को बांस गीत का पर्चा दिया जाए। तीसरी मांग है कि मुशहरी हॉट के बगल में बसे भूमिहीनों को बिहार सरकार की जमीन खाता संख्या 615 मौजा रहुआ आपुच में बसाया जाए। और चौथी मांग है कि मुशहरी अंचल अधिकारी की मनमानी व दाखिल खारिज एवं परिमार्जन में अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। उदय चौधरी ने कहा कि अगर हम लोगों की मांग 3 दिनों में पूरा नहीं होता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कि मुशहरी में जितने लोगों को पूर्व में आज से 20 बरस पहले पर्चा मिला, दाखिल खारिज उसका नहीं हुआ, कब्जा उसका नहीं हुआ, हाँ, आम जनता जो है जहाँ की तहाँ जस की तस पड़ा हुआ है, दौड़ते दौड़ते रह गया, कहीं कोई जो है प्रशासन जो है साथ नहीं दिया। तो उनका कब्जा हो, ज़मीन पे उनका कब्जा हो, उनको पता नहीं है कि हमारा ज़मीन कहाँ है। दूसरा है कि जितने लोग रोड पे बसे हुए हैं, नहर पे बसे हुए हैं, पोखरी पर बसे हुए हैं, उनको पर्चा दिया जाए। हमारे मुशहरी में CO साहब जो है बार बार वार्ता होता है, कहते हैं अब काम हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। जनता गरीब आदमी बेचारा दौड़ते दौड़ते थक जाता है, उसको रोजी रोटी का भी व्यवस्था करना है, तो प्रशासन के नज़दीक, व्यवस्था के नज़दीक कितना दौड़ेगा। मुख्यमंत्री से, जिलाधिकारी महोदय से यह मांग है कि इस जनता की जो समस्या है, रोड की समस्या है, पुल, बहुत सारे अभी महिला साथी बोल रहे थे कि उनके गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं है, सोलिंग सड़क नहीं है, हाँ, तो उनके यहाँ शादी विवाह होना मुश्किल है, एक गाड़ी नहीं जा सकता है। तो इस आपके माध्यम से अगर जिलाधिकारी महोदय के नज़दीक यह बात जाती है तो अविलंब इस पे जो है, हाँ, इस कार्य का निष्पादन करें। कि आज जो है हम लोग अखिल भारतीय खेत मजदूर संगठन के तरफ से मुशहरी प्रखंड कमेटी के तरफ से धरना, 3 दिवसीय धरना है। नीतीश जी मुशहरी में 5 तारीख के आ रहे हैं प्रगति यात्रा में, वो प्रगति यात्रा में आ रहे हैं, लेकिन मुशहरी में 1992-93 में वहाँ पर रहुआ स्टेट के सेलिंग के ज़मीन के पर्चा जो है कि भूमिहीनों को मिला, आज तक उसको दखल दहानी जो है कि आपको कोई सरकार नहीं करा सका। एक मुद्दा है कि हमको दखल दहानी तमाम भूमिहीन लोगों को, पर्चाधारियों को करवाया जाए। दूसरा मांग है कि मुशहरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जो रैयती ज़मीन में जो बसे हुए परिवार है, उनको जो है बास्कित पर्चा जो है दिया जाए।
दूसरी बात है कि आपको जो भी बांध पर बसे हुए हैं, रोड पर बसे हुए हैं, उनको बिहार सरकार जो जमीन है उसमें जो है दबंग लोग बिहार सरकार जमीन को जो है कब्जा किए हुए हैं, उसमें जो है 5 डिसमिल जमीन दे के भूमिहीन को बसाया जाए, ये भी मेरा मांग है। और आपको जो है अब जो है कि बास्केट पर्चा अगर महादलित लोगों को, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा तो उसको जो है सरकारी लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सर्वे भी इंदिरा आवास का नहीं होता है, कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जो है कि हमको मांग है कि उसको बास्केट पर्चा दिया जाए। और मुसहरी अंचलाधिकारी का मनमानी जो बार बार वहाँ पर हम लोग जो है कि आपको धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं सीओ जो है हम लोगों से वार्ता नहीं करते हैं। गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति के द्वारा दादर स्थित डे केयर सेंटर में 5 दिवसीय विकलांग शिविर का आयोजन किया गया। आज गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति के द्वारा अपने दादर स्थित डे केयर सेंटर में 5 दिवसीय विकलांग शिविर का आयोजन किया। आज प्रथम दिन एसडीओ पूर्वी सह उपाध्यक्ष गरीबनाथ मंदिर समिति ने शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता अमित कुमार एसडीओ पूर्वी थे। इस अवसर पर नया समिति के सचिव श्री NK सिन्हा, सदस्य श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार झा एवं हरपाल सिंह, पवन कुमार नेहरा तथा जयपुर फूड के सभी टेक्नीशियन उपस्थित रहे। आज लगभग 25 विकलांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। एसडीओ पूर्वी ने कहा कि लगभग 15 सालों से विकलांग के लिए शिविर लग रहा है। इसे हजारों गरीबों एवं अन्य को बहुत लाभ हो रहा है। श्री गरीबनाथ न्याय समिति का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। इसका प्रचार जोर शोर से होना चाहिए ताकि सभी को फायदा पहुंचे। इसमें नेपाल से, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, चंपारण, सारण से भी लोग आते हैं। गरीबनाथ मंदिर की तरफ से डे केयर सेंटर में लगातार 10 वर्षों से विकलांग शिविर लगाया जा रहा है। इसमें 1 साल कोरोना काल में नहीं लगा, 9 साल से लग रहा है। इसमें बैसाखी है, कैलीपर है, पैर है, ये सब बना के जयपुर फूड द्वारा दिया जाता है। और लगभग इस पर अभी तक 60 लाख रुपया खर्च हो चुका है गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल इसी तरह शिविर लगता रहे और लोगों को जो फायदा है, सेवा है, वो मिलता रहे यहाँ से गरीबनाथ मंदिर के द्वारा। ये शिविर कब से कब तक है? कब से? अभी 2 तारीख से 6 तारीख तक ये शिविर लगाया जा रहा है। जो जिसको लेना है तो क्या कुछ लेके आएगा यहाँ पे? उसका आधार कार्ड और फोटो, और विकलांग है उसका अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ लिया जाता है। उसके बाद सब कुछ है जिसको जरूरत है, जिसको पैर का जरूरत है, बैसाखी का जरूरत है, ये सब यहाँ से उपलब्ध कराया जाए। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक गौरव वर्मा द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। बिहार में नए साल के आते ही चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। चुनावी समर में नए पुरानी पार्टियों की राजनीति सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिला रही है। इस बीच शहर के प्रमुख चिकित्सक और उभरते नेता डॉक्टर गौरव वर्मा ने भी राजनीति में कदम रखा है, जिससे सभी दलों में ये चर्चा का विषय है। शहर के लोकप्रिय नेता के रूप में उभरते हुए उनकी चर्चा आजकल शहर में आम बात हो गई है। इस दौरान गन्नीपुर में उनके द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। करीब 500 से अधिक लोग इस कंबल वितरण में लाभान्वित हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान गन्नीपुर के लोगों के साथ शहर के प्रमुख लोग भी शामिल थे। उपस्थित लोगों ने बताया कि शहर में हम लोग सालों से जाति पाति के नाम पर वोटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर का अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि शहर के विकास के लिए इस बार हमें जाति पाति से ऊपर उठकर ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जिसकी छवि अच्छी हो, जिसमें विकास करने का मादा हो, साथ ही ईमानदारी से जो काम कर सके। जिन सभी कसौटियों पर डॉक्टर गौरव वर्मा खड़े उतरते हैं। चर्चा का नवा संस्करण काफी उत्साहित है। गन्नीपुर में यहाँ के लोगों का समर्थन देखकर काफी अच्छा लग रहा है और ये कारवां दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार लोगों का आपको प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, इसको लेकर कितने आप स्वागत है? मैं लोगों का आशीर्वाद पाकर वशीभूत है, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने का। और हर क्षेत्र में जाकर हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर तरह के लोग वहाँ पर समस्याओं से जूझ रहे हैं। सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ, क्या क्या कर सकते हैं उस पर विचार किया जा रहा है।
और कुल मिला के एक्टिव लोगों को अब एक्टिव तरीके से लोगों का मदद करें। सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा पे फोकस करने की जरूरत है कि यहाँ पे शिक्षण संस्थान नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोग स्मार्ट मीटर है, ट्रैफिक लाइट के चलान है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। अगर समाज शिक्षित होगा, अपने आप समाज आगे बढ़ जाएगा। पेशे से आप डॉक्टर रहे हैं और डॉक्टर का कहीं न कहीं लगाव काफ़ी पुराना होता है और इस क्षेत्र में आने का सफ़र भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा। ये रातों रात ये डिसीजन नहीं है, ये समाज की स्थिति देखते हुए मुझे मजबूरी में आना पड़ा और मुझे लगता है किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज का किसी अलग डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसे में लगातार मुजफ्फरपुर वासियों का बिल करके क्या कुछ कहेंगे मुजफ्फरपुर वासियों? मैं मुजफ्फरपुर वासियों से उनका समर्थन आशीर्वाद लेने हर एरिया में जा रहा हूँ और उनका समर्थन आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। 9 वर्ष भी आ रहा है ऐसे में 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त मुजफ्फरवासी, समस्त देशवासी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।